जो पार्टिकल एक्सिस से ज़्यादा दूर होंगे उनका सब कुछ उनका ज़्यादा होगा, उसका मतलब v भी ज़्यादा होगा क्योंकि v r ओमेगा है, और at r अल्फा है वो भी ज़्यादा होगा, ac r ओमेगा स्क्वायर है वो भी ज़्यादा होगा, और रिजल्टेंट भी ज़्यादा होगा। ये हमने डिस्कस किया था। r इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द रिस्पेक्टिव पार्टिकल्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो रिमेंबर वन थिंग, whenever a body is rotating about any axis, then the mass is always replaced by the moment of inertia of the body। जहां पर हमने मास पुट किया है तो जहां जहां m है वहां वहां I को रिप्लेस कर दिया जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास। चलिए ज्यादा विलंब ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल रोटेशन फिजिक्स पर। मैं आपका अपना प्रोफेसर वरुण शुक्ला। आज हम एक बार फिर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, रोटेशनल मोशन की लेक्चर सीरीज चल रही है। 2 लेक्चर मैं ऑलरेडी डिलीवर कर चुका हूं, आज तीसरा लेक्चर है। तीसरा लेक्चर हम डिस्कस करेंगे अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो प्यारे बच्चों, चलिए ज्यादा विलंब ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेट अस स्टार्ट। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, क्या चीज़ है, तो मैं लास्ट लेक्चर में या जो पहला लेक्चर था रोटेशन का, पिछला तो टॉर्क का था, और जो पहला लेक्चर है इसमें रोटेशनल मोशन क्या होता है, कैसे फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट या फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट आप रोटेशन चेक करते हो। तो मैं वहीं से एक एग्जाम्पल उठाता हूँ, वहीं से आप MI डिस्कस करते हैं। MI मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वो एग्जाम्पल ये थी कि हमने कोई आर्बिट्ररी शेप रिजिड बॉडी मान ली थी, और ये मान लिया था किसी तरह ये एक्सिस हमने फिक्स कर दिया था, और बॉडी इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा और अल्फा इसका था। जब ये बॉडी रोटेट कर रही थी, ये रिजिड बॉडी है, जब ये रोटेट कर रही थी तो इस एक्सिस के अबाउट, तो इसके सारे पार्टिकल्स सर्कल में मूव कर रहे थे। ये हमने डिस्कस किया था, सारे पार्टिकल्स सर्कल में मूव कर रहे थे। जो एक्सिस के पास था उसका जो सर्कल था वो छोटे रेडियस का था, और जो दूर था उसका जो सर्कल था बड़े रेडियस का था, राइट। तो मैं सिर्फ ये r1 डिस्टेंस मान लिया इस पार्टिकल का, ये r2। तो अगर ये पहला पार्टिकल मान लो, दूसरा पार्टिकल है, तो अगर मैं कहूँ कि पहले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल K1 इट विल बी हाफ m1, लेट अस सपोज इसका मास m1 है, इनटू v1 स्क्वायर। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकंड पार्टिकल विल बी हाफ m2 v2 स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है जी। तो क्योंकि ये बॉडी रोटेट कर रही है, और हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि ओमेगा के साथ v का रिलेशन क्या होता है, r इंटू ओमेगा। ठीक है। जो पार्टिकल एक्सिस से ज्यादा दूर होंगे उनका सारी चीजें ज्यादा होती हैं, सब कुछ उनका ज्यादा होगा, उसका मतलब v भी ज्यादा होगा क्योंकि v r ओमेगा है, और at r अल्फा है वो भी ज्यादा होगा, ac r ओमेगा स्क्वायर है वो भी ज्यादा होगा, और रिजल्टेंट भी ज्यादा होगा। ये हमने डिस्कस किया था। तो मैं क्या करता हूं, मैं ऐसे करता हूं, तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी एल्जेब्रिकली ऐड करते हैं सभी को, यानी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर एंड सो ऑन, राइट। सो लेट मी पुट v1 की जगह हम पुट करते हैं r ओमेगा स्क्वायर, यानी r1 इंटू ओमेगा, r1 इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर। अब ओमेगा तो हर पार्टिकल का सेम था, ये हमने डिस्कस किया डिटेल में, राइट। तो ओमेगा हर पार्टिकल का सेम है। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यानी हाफ इंटू ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और अंदर बच जाएगा m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये प्यारे बच्चों ध्यान से समझिए, ये जो अब अंदर की टर्म है m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, ये इंडिविजुअल पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं ये। तो यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, हाफ ओमेगा स्क्वायर I1 प्लस I2 एंड सो ऑन। तो ये सभी पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करके जो पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा, दैट विल बी I। लेट अस उसको I मान लिया, तो I इज द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल MI। तो प्यारे बच्चों, जब एक बॉडी
एंगुलर स्पीड ओमेगा से किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी आती है, यानी उसकी रोटेशन के कारण, घूमने के कारण जो काइनेटिक एनर्जी आई, दैट इज ऑलवेज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो ये आई को मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, यानी किसी भी एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका बेसिक फॉर्मूला रहता है mr²। m उसका मास होता है, r उस पार्टिकल का गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। आई रिपीट, r इज ऑलवेज दी perpendicular distance of the respective particles from the axis of rotation। तो अब यानी ये जो फॉर्मूला एक नया हमने ड्राइव किया काइनेटिक एनर्जी से, यहीं से हमने एमआई का कॉन्सेप्ट निकाला कि इसको एनालॉगस यानी इसको कंपेयर करते हैं किसी और फॉर्म से। जैसे इससे पहले हम पढ़ चुके थे, जब भी कोई बॉडी ट्रांसलेट करती है उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। अब हमें यह समझ में आया, जब भी कोई बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है। तो देखा जाए ये दोनों एनालॉगस चीजें हैं, तो यह इन दोनों को कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन से हमें समझ में आएगा v विल बी रिप्लेस्ड बाय ओमेगा एंड मास विल बी रिप्लेस्ड बाय आई। तो रिमेंबर वन थिंग, व्हेनेवर ए बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एनी एक्सिस और अबाउट एनी पॉइंट, देन the mass is always replaced by the moment of inertia of the body। जहां पर हमने मास पुट किया है आपका ट्रांसलेशनल मोशन में डिटेल में हमने पढ़ा है, तो जहां जहां m है वहां आई को रिप्लेस कर दिया जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास। आई रिपीट, इट इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास। एनालॉग मींस मिलती जुलती बात, यानी हम सीधा समझ सकते हैं कि जितना ज्यादा बॉडी का मास होता है, जितना ज्यादा मास है उतनी ज्यादा बाहर से फोर्स लगानी पड़ती है उसको ट्रांसलेट करवाने के लिए। जितनी हल्की बॉडी है, हल्का मास है, उतनी कम फोर्स लगेगी, राइट। इसी तरह से जितना ज्यादा एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई, उतना ज्यादा बाहर से टॉर्क लगाना पड़ेगा उसको रोटेट करवाने के लिए। यहां हम ये कह सकते हैं उतनी ज्यादा बाहर से फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि उस फोर्स का टॉर्क ज्यादा हो, यानी जितना आई ज्यादा उतना ही टॉर्क ज्यादा लगाना पड़ेगा उसको रोटेट करवाने में। याद रखना मेरी बात, ये सिंपल सा एनालॉजी आप याद रखिए। तो हम यहां से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी किसी भी बॉडी का आई गिवन हो, आई कि इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना गिवन है, तो हमेशा उस बॉडी की टेंडेंसी रहेगी टू रोटेट। इसी तरह से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, जब भी हम मास की बात करते हैं तो एनी बॉडी हैविंग अ सर्टेन मास, देन उसकी टेंडेंसी होती है टू ट्रांसलेट। जब भी कोई बॉडी का मास आई से रिप्लेस किया जाता है, वो अलग बात है कि ऐसा नहीं है कि जिस बॉडी का आई उसका मास नहीं होता, क्योंकि हमें पता है आई m पे डिपेंड करता ही करता है, m इंटू आर स्क्वायर द बेसिक फॉर्मूला। जस्ट मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, तो आप ऐसे दिमाग में बैठाइए, व्हेनेवर यू आर गिवन आई, देन ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, दैट बॉडी, वो क्वेश्चन आपको हिंट दे रहा है कि रोटेशन का कहीं ना कहीं से सवाल है, तो जितना ज्यादा आई होगा उतना ज्यादा बाहर से टॉर्क लगाना पड़ेगा उसको घुमाने के लिए। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाँ प्यारे बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एमआई का मतलब शॉर्टकट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक तरह से क्वेश्चन ही हम क्रिएट कर रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए मान लीजिए कोई बॉडी है, ये उसका एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, ठीक है जी, और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई ए है। इस तरह से एक और बॉडी है, वो भी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट आई बी है। और हम मान लेते हैं इट इज गिवन टू अस दैट आई ए इज ग्रेटर देन आई बी, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इससे ज्यादा है। तो अब आपको सवाल आ जाए कि ये इनिशियली दोनों बॉडीज रेस्ट पर हैं, लेकिन इनका क्योंकि आई गिवन है तो इनकी टेंडेंसी है टू रोटेट। अब रोटेशन अबाउट दिस एक्सिस टेंडेंसी है, तो मुझे इन दोनों की एंगुलर स्पीड जीरो जो इनिशियल है, जीरो से मान लीजिए 10 करनी है, 0 से 10 रेडियन पर सेकंड करनी है दोनों की। यानी ये कह सकते हैं इसको भी 0 से लेकर 10 तक लेकर जाना है, इसको भी 0 से 10 तक लेकर जाना है। ये कह सकते हैं 0 से लेकर ओमेगा तक लेकर जाना है, उसको भी 0 से लेकर ओमेगा तक लेकर जाना है, ठीक है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि, या आपसे ये पूछ लिया कि दोनों में से किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो चलिए हमें इतना पता है कि अगर इसकी स्पीड भी
0 से मान लीजिए ओमेगा या 10 या 20 30 करनी है, और इसकी भी अगर 0 से ओमेगा करनी है, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी पैदा होगी, कोई भी बॉडी जब ओमेगा गेन करती है, अभी हमने पढ़ा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इस केस में बन गया हाफ आई ए ओमेगा स्क्वायर, सो इट इज के ए, ये बन गई जिसकी काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह से इसकी जो काइनेटिक एनर्जी बनी हाफ आई बी ओमेगा, ओमेगा दोनों के लिए कांस्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से दोनों को एक ही ओमेगा की तरफ लेकर जाना है। तो यहां से साफ पता लग रहा है कि k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए, सिमिलरली के बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बी। तो गिवन है आई ए आई बी से ज्यादा है, सो जिसका ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आएगी, इसका कम है तो इसकी कम आएगी। तो हम ये कह सकते हैं पहली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आई। अब इसके मायने क्या है, ये तो टेक्निकली है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले समझा दिया था, जितना ज्यादा, ये टेक्निकली हमें पता लग गया कि जितना ज्यादा आई, जिसका आई ए ज्यादा हो, जिसका आई ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा निकल कर आएगी, इस केस में अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो, राइट। तो इसके और मायने क्या है, और मायने ये है कि मैंने कुछ शुरुआत में बताया था जो फिजिकल मीनिंग था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, जितना ज्यादा आई किसी चीज का होता है उतना ज्यादा टॉर्क लगाकर उतनी ज्यादा डिफिकल्टी होती है उसको रोटेट करना। डिफिकल्टी मींस उतना ज्यादा जोर लगता है हमारा, उतना ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा। टॉर्क कहां से आएगा, फोर्स से, तो उतनी ज्यादा फोर्स लगाकर को उस फोर्स को ज्यादा चाहिए, फोर्स उसको घुमाने के लिए, राइट। तो लॉजिकली भी समझ में आता है कि अगर मुझे इसको घुमाने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है इस पे वर्क ज्यादा होगा। तो जब भी वर्क ज्यादा होगा, वर्क क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल तो जीरो ही है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं वर्क फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही आया। तो हमें इस केस में ज्यादा वर्क करना पड़ा, जिसके कारण इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम, हम ये कह सकते हैं। प्यारे बच्चों समझ में आया, ये बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों एक सवाल मैंने और लिया है, इस सवाल से आपका काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे कि कैसे आप किसी पार्टिकल का या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का एम आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालते हैं। तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग आंसर देता है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हम निकालते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट निकालते हैं, तो अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल जाएगा तो आई के बदलने के चांस हो ही जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे मैंने 5 एक्सिस लिए। एक एक्सिस मैंने ये माना, एक ये, चौथा मिड पॉइंट से पास कर रहा है, एम यहाँ पे मिड पॉइंट है, और ये 2 पार्टिकल सिस्टम है M1 M2। तो M1 M2 का सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं लाई करेगा, मैंने यहां मान लिया। तो एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, एक मिड पॉइंट से पास कर रहा है, और 2 कोने से पास कर रहा है, और एक ऐसे हॉरिजॉन्टल पास कर रहा है। तो सिस्टम में केवल 2 पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सिस के अबाउट हमारा जो MI निकलेगा, यहां निकाल देता हूं, I अबाउट द फर्स्ट एक्सिस। अब देखिए ये एक्सिस इसी से पास कर रहा है, ये दोनों पार्टिकल्स इस एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहे हैं, तो जो एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहे हैं उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ही नहीं, तो इन दोनों पार्टिकल्स का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 आ जाएगा। दिस इज द फर्स्ट आंसर, राइट। तो सेकंड पार्ट में, अब सेकंड एक्सिस है वो इस वाले पार्टिकल से पास कर रहा है, तो इस वाले पार्टिकल का तो MI यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो गया, लेकिन इस पार्टिकल का यहां से परपेंडिकुलर दूरी कितनी होगी, इस पार्टिकल की यहां से यहां की दूरी कितनी है, r। तो सेकंड पार्टिकल जो सेकंड एक्सिस के अबाउट, इसका 0 आ गया, इसका नॉन जीरो है, तो टोटल सिर्फ इसका आया, दैट इज m2 इनटू ये दूरी, दैट इज r²। सो दिस इज आंसर सेकंड। इस तरह थर्ड पार्ट, थर्ड एक्सिस के अबाउट, थर्ड एक्सिस अब इससे पास कर रहा है, तो इसका 0 हो गया, इसका नॉन जीरो, यहां से यहां की दूरी ऑब्वियसली r है, तो थर्ड का आ गया M1 इंटू r²। लेट दिस बी द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, जो मिड पॉइंट से पास कर रहा है, मिड पॉइंट से, तो यहां से यहां की दूरी कितनी है, r/2, यहां से भी r/2, तो इसका आ गया M1 इंटू r/2 का होल स्क्वायर, M1 इंटू r/2, और उसका आ गया M2 इंटू r/2 का होल स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व द फिफ्थ पार्ट। पांचवा एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, तो चलिए देखते हैं। अब एक काम करते हैं, सेंटर ऑफ मास की पहले पार्टिकल की दूरी r1 है, वहां से r2 r1 निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक तरह से हम ये कह दें कि सिंस द पार्टिकल्स आर लाइंग ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, अगर ये x एक्सिस है तो सेंटर ऑफ मास भी x के ऊपर लाई करेगा, तो सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट है वो निकालते हैं सबसे पहले। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास का क्या फॉर्मूला रहता है, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर मैं ओरिजिन यहां पे मान लूं
O फॉर ओरिजिन 5वें पार्ट के लिए, तो इसका तो खत्म हो गया 0। तो यहां से इसकी दूरी कितनी होगी r प्लस m2 इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है प्यारे बच्चों, सॉरी m2 इंटू आर, राइट। तो ये आपका हो गया m2r अपॉन m1 प्लस m2। तो ये x कोऑर्डिनेट हो गया सेंटर ऑफ मास का, यानी ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास इतनी दूरी पर है, इतनी दूरी पर। वो हमने कितना माना हुआ r1, तो इसको मैं r1 यानी x कोऑर्डिनेट, तो मेरे पास जो r1 निकल कर आया दैट इज m2r अपॉन m1 प्लस m2। तो इसी तरह से r2 कितना आएगा ये भी निकाल लेते हैं। r में से ये माइनस कर दो, r माइनस r1, तो r1 की वैल्यू डाल दीजिए, r माइनस m2r, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया m1r प्लस m2r माइनस m2r अपॉन m1 प्लस m2, ये इससे कैंसिल हो गया। तो ये आ गया m1r। तो हमने r1 r2 दोनों निकाल लिए। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकल आएगा। मैं जरा बोर्ड रब करूं, एक मिनट। तो r1 r2 आ चुके हैं, तो I5 इट विल बी m1 इंटू r1 ये आ गया, उसका स्क्वायर कर दो, m2r अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर प्लस m2 इंटू r2 स्क्वायर। r2 इज m1r ओवर m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों इसको सॉल्व करना, चलो सॉल्व कर देता हूं मैं पूरा, मैं एक स्टेप कर देता हूं। m2 स्क्वायर r स्क्वायर, अब बाद में वीडियो पॉज करके आप देख लेना। ठीक है जी, सो m2 m1 स्क्वायर r स्क्वायर, ठीक है जी, होल स्क्वायर बेसिक स्टेप्स किए। क्या कॉमन आ रहा है, m1 m2 r स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर कॉमन, एक m2 यहां से बचता है, ऐसे ही एक m1 यहां से बचता है, ये पूरा एक इससे कैंसिल हो गया। तो ये बन गया m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 r स्क्वायर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको याद भी रखना चाहिए। जब भी टू पार्टिकल सिस्टम हो, टू पार्टिकल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट पूछा हो, हमेशा ये आएगा m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू r स्क्वायर। सो दिस विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स अबाउट द सेंटर ऑफ मास। ये आप याद रख सकते हो। ठीक है, ये रिजल्ट, इसको और इजी करना है तो ऐसे कर लीजिए, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये m1 m2 को हम म्यू लिख देते हैं। अब म्यू का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड मास। तो रिड्यूस्ड मास क्या है, रिड्यूस मास को क्या कहते हैं, m1 m2 ओवर m1 प्लस m2। इसको रिड्यूस मास इसलिए कहते हैं कि ये जो वैल्यू है m1 m2 ओवर m1 प्लस m2, ये वैल्यू m1 से भी कम आएगी और m2 से भी कम आएगी, दोनों मास से वैल्यू कम आएगी, इसलिए इसको रिड्यूस मास बोलते हैं। तो एक अच्छा रिजल्ट है, आपको याद रखना चाहिए।